तो ये थी रिपोर्ट। और डॉक्टर राय, आपको क्या लगता है कि सरकार अब जो प्रयास कर रही है, नई गाइडलाइंस आई हैं, हालांकि गाइडलाइंस हैं, कानून अभी आना है और कड़ा कानून की सरकार बात कर रही है, हालांकि आप कह रहे हैं कि कानून अभी भी हमारे पास पर्याप्त है, लागू नहीं हो रहा, तो क्या फर्क पड़ेगा ये गाइडलाइन सामने आ जाए, कड़ा कानून आ जाए तो? देखिए, मैं फिर कहूँगा सबसे बड़ी बात इच्छा शक्ति की है। अगर सरकार एक अच्छी गाइडलाइंस बनाती है और गाइडलाइंस को फोर्स करके उसको मनवाती है, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अगर एथिक्स कमेटी में भी डॉक्टर्स, जाहिर तौर पे डॉक्टर्स होंगे, दूसरे लोग होंगे, अगर एथिक्स कमेटी, क्या ये पर्याप्त सेफगार्ड है कि आपको लगता है कुछ और करने की जरूरत है? नहीं, मेरे ध्यान में अगर एथिकल कमेटी बैठ के अगर ये सारी गाइडलाइंस बनाती है, कोई दोष नहीं। मैं आपको बहुत अच्छा प्रयास है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यूके के अंदर ये एक डॉक्यूमेंटेड चीज है। एक व्यक्ति जो अपने आप को क्लिनिकल ट्रायल के लिए पेश करता है जी, 24 घंटे का उसको 120 पाउंड दिए जाते हैं। एक दिन का 120 पाउंड दिए जाते हैं। अगर वो रेगुलरली आता है, उसका पैसा उसी प्रकार से चलता रहता है। और उसके बाद उसको, जब उसकी ट्रायल अगर 2 हफ्ते की है, तो उसको 21वें दिन उसको जो है ना, उसको साइन करवा ली जाता है और 60 दिन के या 90 दिन के अंदर उसका पेमेंट बाय चेक हो जाता है। हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट है। यहाँ पर हमारे मरीजों के साथ क्लिनिकल ट्रायल होता है। उनको खुराक देनी चाहिए, खुराक नहीं मिलती है, क्योंकि खुराक पता नहीं कहाँ चली जाती है, कंपनियां देती हैं। उसके बाद अगर कुछ उनको एडवर्स इफेक्ट हो जाता है तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, क्योंकि अच्छे हॉस्पिटल थे तो वहां मिल गया। अगर वो गांव में मजदूरी कर रहा है, वो अपना पेशेंट ने दवाई खाई और मजदूरी करने चला गया, जो उसको रिएक्शन हो रहा है उसको किसी को पता नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राय, आप यहाँ पर आए, आपने इस अहम मुद्दे पे हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी हफ्ते पूरी दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स डे यानी कि मानव अधिकार दिवस मनाया गया, और ठीक 1 साल पहले ह्यूमन राइट्स डे को ही बिहार में, जी हाँ, बिहार में एक आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या कर दी गई थी। तो सवाल ये उठता है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो मानव अधिकारों की बात है, वो आखिर जो हैं इन आरटीआई एक्टिविस्टों के लिए क्यों नहीं लागू होती? क्योंकि 1 साल पहले जिस आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या की गई थी, 1 साल बाद भी उसके जो मुख्य अभियुक्त थे उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और किस तरह से इस पूरे मामले में लगातार जो है ढिलाई बढ़ती जा रही है, ये हम आपको दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद चौधरी की इस रिपोर्ट में। देश में आरटीआई कानून लागू होने के बाद इस कानून से सबसे ज्यादा प्रभावित भ्रष्ट अधिकारी, मनमानी करने वाले व्यवसायी और जवाबदेही से बचने वाले नेता हुए हैं। और इनकी पोल खोलने वाले आरटीआई कार्यकर्ता लगातार इनके निशाने पर हैं। आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमले, उन्हें धमकाना, यहां तक कि उनकी हत्याएं आम है। और 2005 से अब तक लगभग 25 आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर किसी राज्य ने कड़े कदम उठाए हों, ऐसा अब तक देखा नहीं गया। पिछले साल बिहार के लखीसराय में आरटीआई कार्यकर्ता रामविलास सिंह की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सुशासन की बात करने वाले सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी न्याय के लिए गुहार लगाई गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई और न ही उनके प्रशासन ने कोई दिलचस्पी ली, और रही सही कसर पुलिस ने पूरी कर दी। लखीसराय पुलिस ने अब तक मुख्य हमलावर संजीव पांडे और राकेश सिंह उर्फ बम सिंह पर हाथ नहीं डाला है और उनके साथियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की खानापूर्ति कर दी है। केस तो चल रहा है, लेकिन उसमें 5 में से 2 ही आरोपियों को पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। जो मुख्य आरोपी हैं वो अभी तक फरार हैं और इस परिवार के लोगों का कहना है कि वहीं पे वो घूमते रहते हैं, लेकिन पुलिस के पकड़ में नहीं आते। हालांकि कई सारे सेकंड अपील, द्वितीय अपील और शिकायतें इन्हीं मामलों के बारे में बिहार राज्य सूचना आयोग के पास दर्ज हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई, क्या कार्रवाई हुई है आज तक, इसके बारे में जानकारी नहीं है। सूचना के सिपाही रामविलास सिंह की हत्या के बाद सबसे विचलित करने वाला सवाल ये है कि इसमें शासन, प्रशासन, आयोग सभी चुप हैं। आरटीआई का जवाब देना तो दूर, मानवाधिकार आयोग तक ने इसमें कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है। सरकार के अंदर जो कुछ ऐसे तत्व हैं जो भ्रष्ट हैं ऑलरेडी और बिक चुके हैं, जिनकी कोई ज़मीर नहीं होती, तो उनकी वजह से ये हो रहा है। और तादाद उनकी ज़्यादा है नहीं,
लेकिन जो व्यवस्था उनके खिलाफ काम करने के लिए, उनको दंड देने के लिए, उनके खिलाफ अन्वेषण करने के लिए जो काम करना चाहिए वो कर नहीं पा रही है। और ये दुविधा की बात है। इतने सारे आयोग बन गए हैं बिहार में, मानवाधिकार आयोग है, सूचना आयोग है, कुछ ज़्यादा कर ही नहीं पाए इस मामले में। देश में आरटीआई एक्टिविस्टों पर हमले और उनकी हत्याएं लगातार जारी है, लेकिन हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि उनकी भ्रष्टाचार पर शहादत को एक और हत्या कहकर उन्हें भुला देते हैं। हम सबकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो आरटीआई कार्यकर्ता भ्रष्ट शासन से लड़ रहा है उसका साथ दें, तभी हमारा देश भ्रष्ट मुक्त देश बन पाएगा। तो देखा आपने, ये थी हमारे संवाददाता विनोद चौधरी की एक रिपोर्ट। और एक बार फिर चलते हैं विनोद चौधरी के पास सीधा, क्योंकि मामला और भी गंभीर है। 1 साल पहले जिस आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या हुई थी, उनको और उनके परिवार को तो इंसाफ नहीं मिला, और इस बीच मध्य प्रदेश के खंडवा में एक और आरटीआई एक्टिविस्ट पर हमला हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, ये विनोद हमें बताएंगे। विनोद, क्या ये पूरा मामला है, जानकारी दीजिए। अशोक, मध्य प्रदेश की घटना है, बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। यहाँ पर एक खंडवा जिला है मध्य प्रदेश में, वहाँ से मात्र 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है छैला गांव माखन, जो थाना भी है वहाँ पर, और उसी थाने से लगभग कुछ दूरी पर सूर गांव जोशी गांव है। वहीं पर सरपंच हैं गुलाब चंद। गुलाब चंद के बेटे जो हैं वो एक परिवार पर हमला किए हैं, धारदार हथियार से हमला किए हैं, और वो परिवार बहुत ही गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में है। दरअसल हुआ ये है कि 1 महीना पहले एक जो ये गेंदा लाल हैं, उनके जिन पर हमला हुआ है, गेंदा लाल एक आरटीआई डाले थे कि अंत्योदय कार्ड के बारे में कुछ जानना चाहते थे, लेकिन उनके जो सरपंच हैं, उनके बेटे हैं जो मनोज हैं, उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आई, और शाम को कुछ परेशानी हुई, कुछ बात विवाद हुआ। उसी पर मनोज घर पर गए और वहाँ से धारदार हथियार लाए और उनके घर पर सीधा पहुँचे, जो रास्ते में आया उन पर हमला करते गए। तो विनोद, सवाल ये है कि इस बीच कुछ गिरफ्तारी हुई है, राज्य सरकार का इस बारे में क्या कहना है? क्या इस बारे में कोई पहल हुई है सरकार की तरफ से? अशोक, यहाँ पर देखने वाली बात है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार अब तक इसमें कुछ नहीं कर रही है, ना ही कोई उनका बयान आया है। शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सुशासन की बात करती है भाजपा, लेकिन सुशासन देखिए कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है। अगर देखा जाए अशोक, तो पूरे देश में, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश में लगभग आरटीआई एक्टिविस्टों पर जो है हमले हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई करने के नाम पर सिर्फ लिपापोती होती है और कुछ नहीं होता। अब तक यही देखा गया है कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही राज्य सरकार की तरफ से कोई मंत्री भी इसका कोई जायजा लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका ये जानकारी देने के लिए। और ये थे विनोद चौधरी जो बता रहे थे कि किस तरह से मध्य प्रदेश के खंडवा में सरपंच के एक बेटे ने आरटीआई एक्टिविस्ट पर हमला किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानकारी चाहता था। जो सरकार ने पैसा भेजा जनता के लिए, उस पैसे का हिसाब चाहता था। बहरहाल, ये तो हमने दिखाया आपको खंडवा की रिपोर्ट, और जल्दी से देखते हैं आरटीआई इस हफ्ते में इस बार क्या कुछ है पूरे देश भर में आरटीआई को लेकर। खबर आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या से जुड़ी हुई है। आरटीआई एक्टिविस्ट लिंगराजा की हत्या के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार को एसआईटी बनाने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी। कोर्ट ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को 10 फरवरी तक जवाब देने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो इस मामले में गवाह हैं, उनको अच्छी तरह से, ठोस तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इससे पहले 20 नवंबर को जो आरटीआई एक्टिविस्ट लिंगराजा हैं, उनको उनके घर के बाहर कुछ अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। लिंगराजा ने लोकायुक्त में शिकायत की थी, जिसके बाद लोकायुक्त पुलिस ने वहां के एक व्यवसायी गोविंद राजा हैं, जिनके घर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद लोकायुक्त पुलिस ने करीब 16 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त किया था। खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया है। मुद्दा लोकायुक्त और आर्थिक अपराध शाखा को आरटीआई से बाहर करने का है। पिछले साल एक नोटिफिकेशन जारी करके मध्य प्रदेश सरकार ने आर्थिक अपराध शाखा और लोकायुक्त को आरटीआई से बाहर कर दिया था, और अब हाईकोर्ट ने यह पूछा है कि आखिर किस वजह से और किस हैसियत से इस एजेंसियों को आरटीआई के दायरे से बाहर किया गया था।
आरटीआई एक्टिविस्ट अजय शंकर दुबे ने यह आरोप लगाया है कि चूंकि इन एजेंसियों के पास बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ मामले चल रहे हैं, इसलिए सरकार अधिकारियों को बचाना चाहती है और इसकी वजह से ही इन एजेंसियों को आरटीआई के दायरे से बाहर किया गया है। आरटीआई के दुरुपयोग का एक बड़ा मामला सामने आया है। कर्नाटक में एक प्रॉपर्टी डीलर ने अपने ही रिश्तेदार की करोड़ों की प्रॉपर्टी को हड़प करने की कोशिश की। इसने पहले आरटीआई लगाकर उस प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा जान लिया, उसके बाद फर्जी तरीके से फर्जी दस्तावेज बनाकर करीब 3 करोड़ में इसको बेचने की कोशिश की। जब खरीदार ने इस प्रॉपर्टी के कागजात की जांच पड़ताल करवाई तो उसकी सच्चाई सामने आ गई। अब इस मामले में केंद्रीय अपराध शाखा ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि आए दिन सूचना के अधिकार कानून के दुरुपयोग की बात सामने आती रहती है। ऐसी घटनाएं आए दिन देखने और सुनने को मिलती रहती हैं। ऐसे में ये घटनाएं सूचना के अधिकार कानून की मूल भावना पर ठेस पहुंचाता है। खबर उड़ीसा से है। पूरे देश में आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्या को देखते हुए खबर बड़ी ही महत्वपूर्ण है। उड़ीसा के जाजपुर डिस्ट्रिक्ट के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने एक एफआईआर दर्ज कराकर एक माइनिंग माफिया के खिलाफ शिकायत की है और उसमें कहा है कि इस माइनिंग माफिया ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। पिछले कई सालों से इस माइनिंग माफिया के खिलाफ कई सारे सबूत इकट्ठा कर पिछले साल जब पीआईएल दायर किया था इस आरटीआई एक्टिविस्ट ने कोर्ट में, तो कोर्ट ने उस पीआईएल के आधार पर उस इलाके में अवैध माइनिंग को बंद करा दिया था और तब से ये माइनिंग माफिया उस आरटीआई एक्टिविस्ट को जान से मारने की धमकी दे रहा था। और अब आश्चर्य की बात तो ये है कि पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो था आरटीआई इस हफ्ते और इसी के साथ आज कार्यक्रम में इतना ही। जानने कहा कि आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा। आप कोई भी प्रतिक्रिया चाहे तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है जानने कहा, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है jkh@dd.nic.in। इस हफ्ते इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।